झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज कुमार साहू और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों और उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी में भारत का अब तक का सबसे बड़ा कैश हॉल पकड़ा गया है और कहा यह जा रहा है कि 350 करोड़ रुपयों का कैश हॉल भारत के 3 राज्यों के 30 से भी ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हुई छापेमारी में बरामद हुआ है। आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 100 से भी अधिक अधिकारी इस रेड में शामिल थे। वैसे जो सफाई सांसद धीरज साहू की तरफ से आई है उसमें धीरज साहू ने कहा है कि पैसा परिवार से जुड़ा है और इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये परिवार का पैसा है। धीरज साहू का परिवार परंपरागत तरीके से यानी कि ये कहा जाता है कि 90 सालों से, आजादी से भी पहले से धीरज साहू का परिवार शराब के कारोबार में रहा है। आजादी से पहले से साहू परिवार शराब का कारोबारी रहा है। धीरज साहू के पिता भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। धीरज इस समय तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य हैं। 2018 में राज्यसभा के चुनाव के नामांकन के लिए जो उन्होंने नामांकन पत्र भरा था उस समय अपने शपथ पत्र में कहा था कि उनकी कुल संपत्ति 34 करोड़ 83 लाख रुपए है। शपथ पत्र में उन्होंने हाथ में नकदी यानी कि कैश इन हैंड रकम सिर्फ 27 लाख ही दर्शाया था। इसीलिए उनके द्वारा चलाई जा रही कंपनियों के अहाते से सैकड़ों करोड़ों की नकदी बरामद होना कई सवाल खड़े कर रहा है और इन सवालों के जवाब जांच एजेंसियों की पड़ताल पूरी होने के बाद ही मिल पाएंगे। लेकिन बीजेपी से लेकर कांग्रेस को सीधे सीधे करप्शन ट्रेनिंग सेंटर की उपाधि से नवाज रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत के सबसे बड़े कैश हॉल का किस्सा असल में क्या है और कुछ और सवाल है जो कि हम इस पर समझना चाहेंगे अपने पैनलिस्ट से। ये सवाल क्या है, स्ट्रेट टॉक क्या ये नजर डालेंगे। सबसे बड़ा कैश हॉल शराब कारोबार में इस्तेमाल होने वाला काला धन है, क्या ये कहा जाए? क्या चुनाव में इसी काले धन का इस्तेमाल होने वाला था जिस तरह की दबी छुपी जुबान में बातें कही जा रही हैं? एक सवाल ये कि क्या कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर हुआ एक्शन एक पॉलिटिकल टारगेट दिखता है? क्या इससे कांग्रेस को झारखंड, ओडिशा और अन्य राज्यों में बड़ा नुकसान पहुंचेगा? खास करके करप्शन को लेकर पार्टी की छवि काफी दागदार हुई है। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत करते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विद्रोही सर आपका। और पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और शुरुआत हेमंत सर आपसे ही करूंगी। पटना में किस तरह की सुगबुगाहट दिख रही है, पार्टी को कितना नुकसान, उस पर तो बाद में समझूंगी, लेकिन धीरज साहू का ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों में किस तरह की हलचल दिख रही है और लोगों की जुबान में, आम लोगों में किस तरह की राय बनती नजर आती है? जी अनम्यूट कर लें। हाँ, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी यस। हाँ, नेहा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बीजेपी करप्शन के जितने मामलों पर जितना हाय तौबा मचाती है, तो ये कम से कम देश में ये बात स्थापित हो चुका है कि बीजेपी करप्शन को एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए टारगेट करती है। अन्यथा अगर ऐसी बात नहीं रहती तो उन ऐसे तमाम लोगों पर जो कि अब आज की तारीख में उसमें बहुत सारे लोग बीजेपी में हैं। बहुत सबसे बड़ा नाम तो हेमंत बिस्व शर्मा का लिया जाता है। सब लोग जब भी करप्शन की कोई बात आती है तो उनका नाम लिया जाता है और एक नहीं, चार चार करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस में उनके नाम आए। आज उनके खिलाफ कोई जांच पड़ताल नहीं चल रही है। तो ये स्थापित सत्य है कि बीजेपी करप्शन के मामलों में जब टारगेट करती है तो उन मामलों में देखा यह गया है कि जब वो बंदा अगर पलट गया तो वो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। शुभेंदु अधिकारी का भी आप देख सकते शुभेंदु अधिकारी का भी आप देख सकते हैं कि जो मामला था शारदा चिट फंड में जितने लोग थे वो सब लोग आज की तारीख में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन था उसमें आप देखिए कि उसमें क्या कार्रवाई हुई, कोई कार्रवाई नहीं। हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर्टिकुलर मामले में धीरज साहू वाले मामले में कैटेगरिकली इसको समझने की जरूरत है कि धीरज साहू का ये सब लोग को पता है कि उनका नाम इस जो कैश इतना बरामद हुआ उसके पहले बहुत उनका नाम चर्चित नहीं था। इस कैश बरामदगी के बाद उनका नाम सुर्खियों में आया।
लेकिन अब इसके जरिए लोग ये भी जान गए हैं कि उनका परिवार जो है वो लंबे बहुत बड़ा कारोबारी है और लगभग 100 सालों से वो इस कारोबार में है। और उनके पिता वो राय बहादुर हुआ करते थे, उनके पिता राय बहादुर का खिताब मिला हुआ था। तो कुल मिलाकर के वो ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसा कोई टुटुइया कंपनी नहीं है, उनकी कंपनी है। अब ये बात अलग बात है कि उनके पास जो कैश मिला है उसका हिसाब किताब होगा, वो काला है या सफेद है, वो उनको जवाब देना है और आईटी को ये साबित करना है कि काला है या सफेद है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की, जैसे ही ये मामला सामने आया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 70 सालों के करप्शन का, 70 सालों के भ्रष्टाचार का पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। अब एक आईटी का रेड होता है, पैसे की बरामदगी होती है, प्रधानमंत्री जी उस पर एक तरह से निर्णय सुना देते हैं कि ये करप्शन का पैसा है ये। तो ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा देश में बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को लोगों ने देखा होगा, विद्रोही जी तो ज्यादा नजदीक से देखे हो, कितने प्रधानमंत्री इस तरह के मामलों में खुल करके इस तरह की बयानबाजी करते थे कि पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा और ये जो 70 सालों का करप्शन है। तो आप जब कोई एजेंसी आपकी कार्रवाई करती है तो उस कार्रवाई के नतीजे तक पहुंचने से पहले एक निर्णय भी आप सुनाते हैं और आपकी एजेंसियां आपके मातहत काम करती है। जो आपके ऊपर आरोप लगता है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईटी, ये तमाम जो है एक तरह से ये एक्सटेंशन काउंटर बने हुए हैं बीजेपी के, तो इस आरोप में दम भी नजर आता है। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो टारगेट किया जाता है ये है कि राजनीतिक रूप से हमको कितना फायदा होने वाला है। अन्यथा अगर ये राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होता तो अब तक ये हिमंता विश्व शर्मा को तो जेल में होना चाहिए था, शुभेंदु अधिकारी को जेल में होना चाहिए था, नारायण राणे को जेल में होना चाहिए था, जी अजीत पवार को जेल में होना चाहिए था। तो ये तो करप्शन के खिलाफ आपने कोई निर्णायक अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। ईडी का जो उनका लोगों को दोषी ठहराने का, उन पर अंतिम कार्रवाई तक उन पर करने का जो रेट है वो बहुत कम है, वो 1% भी नहीं है। तो आप जो कुछ कर रहे हैं वो राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। लेकिन इसमें कांग्रेस की ओर से क्या दिक्कत है कि कांग्रेस इन चीजों के में परसेप्शन के लेवल पर हारती हुई दिखती है। अब देखिए कि संसद में इतना बड़ा ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उसको लेकर के इनके सांसद बर्खास्त हो रहे हैं, ये निकाले जा रहे हैं, निलंबित किए जा रहे हैं। लेकिन सड़कों पर भी कांग्रेस लड़ती हुई नहीं दिख रही है, तो कौन लड़ेगा आपके लिए? सड़कों पर तो आपको लड़ते हुए दिखना पड़ेगा। कांग्रेस इस पूरे के पूरे मामले पर जो है डिफेंसिव दिखती है, रक्षात्मक जो है बयानबाजी करती नजर आती है। इसी मामले पर, धीरज साहू वाले मामले पर आप देखिए कि बीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, बीजेपी ने कई राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन किया, हर राज्य में किया जी। बिल्कुल। तो और आपको किसने रोका है प्रदर्शन करने के लिए कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है? अमित शाह इस्तीफा दीजिए, आप ये मांग कीजिए। किसने आपको रोका है? ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज तक जवाब देने को तैयार नहीं है। पर मुझे लगता है कि बीजेपी वॉटर बाउंड्री की मास्टर है, लेकिन कांग्रेस उस मास्टर को जवाब भी नहीं दे पा रही है। विद्रोही सर, जो आरोप कांग्रेस पर लगते रहे कि सबसे बड़ा करप्शन सेंटर कांग्रेस चला रही है, इस आरोप का जवाब क्या है? क्योंकि बीजेपी सिर्फ ओडिशा, बंगाल और बिहार में ही प्रदर्शन नहीं कर रही है, पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाया जा चुका है। नेहा जी, आपको, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी को, राजनीतिक विश्लेषक संदीप जी को और जस्ट टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ और लूट की राजनीति करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भाजपा कांग्रेस को करप्शन का अड्डा बता रही है, भाजपा से बड़ा भी कोई करप्ट व्यक्ति होगा ऐसा मानना भी बेमानी है। भाजपा ने पिछले 5 सालों में ही लगभग 6500 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया, और भाजपा ये बताने को तैयार नहीं कि किन पूंजीपतियों ने उनको चंदा दिया है। जो दल ये बताने को तैयार नहीं कि चंदा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से किसने दिया है, सहज अनुमान लगा लें वो कितने करप्ट होंगे। और नोटबंदी के समय 1360 करोड़ रुपए का लेन देन महेश जोशी के यहां से पकड़ा गया, वो भी इनकम टैक्स विभाग ने पकड़ा था, जिसमें आदरणीय अमित शाह जी का भी नाम था, उनके बेटे का भी नाम था।
अब 7 साल हो गए, वो 1360 करोड़ रुपए किसके थे, किसके पकड़े गए, महेश जोशी कहाँ है, हमको तो मालूम नहीं। शायद मीडिया के भाइयों को मालूम हो तो वो बता दें, और भाजपा के भाइयों को मालूम हो तो वो बता दें। पिछले वर्ष 2022 में भी चुनावों के समय एक कांग्रेस समर्थक व्यापारी को टारगेट करने के लिए छापा मारा गया था कानपुर में, पर वो व्यापारी कांग्रेस का न निकलकर नाम सेम थे, भाजपा समर्थक व्यापारी के यहाँ छापा पड़ गया और 257 करोड़ रुपए उसके घर से निकले। प्रारंभ में ये प्रदर्शित कहा गया है कांग्रेस समर्थक है, बाद में पता चला यार ये तो भाजपा समर्थक है। अब वो 257 करोड़ रुपए का क्या हुआ, कहां था, किसका था, आज तक कोई हिसाब किताब नहीं, किसी को नहीं मालूम। 3 महीने पहले 90 करोड़ रुपए कर्नाटक में भी एक कॉन्ट्रैक्टर के घर में छापा मारकर इसी आईटी डिपार्टमेंट ने बरामद किया था। तब भी भाजपा ने शोर मचाया था ये कांग्रेस का है, पर आज तक तो कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं, और वो पैसा किसका था ये भी नहीं बताया जा रहा। इसी तरह चुनाव के जब खत्म हो गए थे, लगभग खत्म की तरफ थे, 1 सप्ताह बचा था, तब धीरज साहू के यहाँ छापा मारा गया और विगत 11 दिनों से लगातार ये प्रचारित करता रहा कि भाई ये कांग्रेस का पैसा है। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मजबूर होकर आदरणीय प्रधानमंत्री को ट्रोल बनकर ट्विटर में पोस्ट कर ट्रोल मंत्री बनकर इस मामले को आगे बढ़ाना पड़ा। अब ये 353 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, ये कटु सत्य है। धीरज साहू के घर नहीं, पर धीरज साहू की विभिन्न शराब की कंपनियों के दफ्तरों के अंदर, जो आपने बताया लगभग 30 है, उनके दफ्तरों के अंदर ये पैसा बरामद हुआ, ये भी कटु सत्य है जी। तीसरा कटु सत्य ये है, धीरज साहू ने खुलेआम स्वीकार किया है कि ये 353 करोड़ रुपए उनका है, उनकी कंपनियों का है, उनके परिवार का है। जब एक व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि ये पैसा मेरा है, तो इसका मतलब काला धन तो है नहीं। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं एक एक पैसे का हिसाब दूंगा कि मेरा ये सफेद धन है। अब ये सफेद धन है या नहीं है, ये तो इनकम टैक्स विभाग जाने और धीरज साहू जाने जी। कांग्रेस कभी इनकार नहीं करती कि धीरज साहू का परिवार 80-90 सालों से कांग्रेस से नहीं जुड़ा हुआ हो, कांग्रेस से जुड़ा हुआ, ये भी कटु सत्य। पर क्या किसी कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति से के कारण अगर ये 353 करोड़ रुपए कांग्रेस का है, तो ये भी स्थापित हो चुका है कि महेश जोशी अमित शाह से जुड़ा हुआ था, तो फिर तो जो 1360 करोड़ रुपए थे जो गुजरात के थे, वो मोदी अमित शाह के हैं, तो उनका ही राज था गुजरात में। और जो 257 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं कानपुर में, वो भी स्थापित हो गया वो भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो क्या वो भाजपा आदित्यनाथ का पैसा था या मोदी का पैसा था या संघ का पैसा था, ये भी बताना होगा। पर इस देश में एक तरफा बात की जाती है जी। और एक कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। और तीसरी बात ये भी साबित हो गई, नोटबंदी के बाद मोदी जी ने कहा था नकदी चलन बंद हो जाएगा, काला धन बंद हो जाएगा। अगर नकदी चलन बंद होना था तो 257 करोड़ रुपए कानपुर में क्यों मिले और 90 करोड़ रुपए कर्नाटक में क्यों मिले और 353 करोड़ रुपए साहू के यहाँ क्यों मिले? इसका मतलब है नकदी चलन भी खत्म नहीं हुआ। तीसरी बात, चौथी बात, आप छोड़िए साहू को, साहू तो देश का सबसे बड़ा शराब का व्यापारी है, कच्ची शराब का। आप पर क्या इसी की वजह से उन्हें इम्यूनिटी दे दी जाए कि वो देश के सबसे बड़े शराब कारोबारी? मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं जांच करो, मैं यूनिटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं सुन तो लीजिए। आप चंडीगढ़ के अंदर किसी भी शराब के ठेके पर चले जाइए और एक दिन की कलेक्शन पता कर लीजिए, नकद होती है 10 से 20 लाख रुपए एक साधारण ठेके की कलेक्शन मिल जाएगी। जो शराब का कारोबार है वो सब जानते हैं नकदी पे चलता है, नकद चलन का है। अब ये पैसा काला धन है, कंपनी का है, इसका जवाब साहू से ले और साहू देने को तैयार है। हम कब कह रहे हैं, हम तो साहू के बचाव में आ ही नहीं रहे, हम कब कह रहे हैं कि भाई ये पैसा गलत है या सही है, ये पैसा काला है या सफेद है, ये धीरज साहू और आईटी के बीच का मामला। हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा जो झूठ पर झूठ बोलता है। इसी प्रधानमंत्री ने
आपके छत्तीसगढ़ के चुनाव के बीच में कहा कि मैं बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए, और एक ड्राइवर तो ये भी स्थापित हो चुका है, असीम दास बीजेपी का एक नेता का ड्राइवर है, उसको उन्होंने पहले तो कहा कि ये मैनेजर है, और बाद में ईडी ने उसको महादेव ऐप का मालिक घोषित कर दिया कि महादेव ऐप का ये मालिक है, और इसने कहा है कि 508 करोड़ रुपया इसने भूपेश बघेल को दिया है। और उसी व्यक्ति ने, असीम दास ने, कोर्ट में बाकायदा लिखित देकर 164 का बयान देकर जज के सामने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ड्राइवर हूं, ना मैं बघेल को जानता, ना मेरा कोई महादेव ऐप से कोई लेना देना, और ना मैंने 508 करोड़ रुपए का कोई नकद इनको दिया। और अभी 4 दिन पहले दुबई के अंदर सरकार ने फिर रवि उत्पल के नाम से महादेव ऐप के प्रमोटर को गिरफ्तार किया है, दुबई की सरकार ने। जी। तो अब प्रधानमंत्री बताए कि महादेव ऐप का मालिक रवि उत्पल है या असीम दास है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी झूठ बोलता हो और सफेद झूठ बोलता हो, वो देश की सरकार कितनी षड्यंत्रकारी होगी, कितनी झूठी होगी, देश की जनता ये भी देख रही है। अब चुनाव 1 महीना हो गया, उसके खिलाफ कोई 508 करोड़ का आरोप जिस पर लगा था भूपेश बघेल के खिलाफ, उसके खिलाफ आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जी, लेकिन चुनाव में काले धन का इस्तेमाल होता है, ये सभी पार्टियों पर इसके दाग है विद्रोही जी, और इस धन को भी उसी से जोड़ के। अब ये जो देखिए, जो चुनाव मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो रिश्वत के रूप में चुनाव का पैसा लिया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, और जो विपक्ष को जो चंदा देना चाहता है पूंजीपति कोई भी, उसके छापेमारी की जाती है, उसको बाध्य किया जाता है विपक्ष को चंदा मत दो। और चुनाव कितना महंगा है आपको भी अच्छी तरह मालूम है, इसलिए मजबूरी में आपने क्राउड फंडिंग अभियान की भी शुरुआत की है। क्या करें पर उसमें क्राउड फंडिंग। अच्छा दूसरा सुनिए, अब आप दूसरा सुनिए, अनैतिकता की बात सुनिए। कांग्रेस क्राउड फंडिंग कर रही है, आपने चर्चा छेड़ दी। अब क्राउड फंडिंग करके कांग्रेस कौन सा गलत काम कर रही है? बीजेपी इसका विरोध कर रही है। अरे हम अपनी क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, जिसका एक एक पैसे का हिसाब बाकायदा दिया जाएगा, किस डोनर ने हमको पैसा दिया, वो बैंक के थ्रू आएगा। इसमें भी बीजेपी को आपत्ति है। विपक्ष को उद्योगपतियों से भी पैसा मत लेने दो, उद्योगपतियों को आमजन से भी ना, कांग्रेस को आमजन से भी पैसा मत लेने दो, फिर लोकतंत्र जीवित कैसा रहेगा? ये कैसा लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र की यही दशा दिखती है कि चुनाव में काला धन, पैसे का इतना बड़ा खेल, और ये एक्सपोजर, ये करप्शन, इसी से जुड़े हुए लिंक नजर आते हैं। केवल मीडिया केवल एक ब्रेक ले लेते हैं। विपक्ष पर ही काला धन क्यों थोपता है? भाजपा के काले धन पर चर्चा मीडिया क्यों नहीं करता? इस देश के अंदर संवैधानिक, माफ कीजिएगा, संवैधानिक संस्थाएं, मीडिया और सारी सरकारी संस्थान एक तरफा चलकर देश के लोकतंत्र को फासिज्म में बदल रहे हैं। देश का संविधान खतरे में है। एक ब्रेक ले लेते हैं। आज मैं खत्म कर रहा हूं। जो मीडिया खुश हो रहा है आज, वो एक समय ऐसा आएगा वो खुद रोएगा। और जिस तरह हिटलर का नाश हुआ था, हिटलर नाजी के समय मीडिया का दुरुपयोग हुआ था, सत्ता का दुरुपयोग हुआ था, सेम पैटर्न पर आज भारत में वही हो रहा है, और जनता को इसके खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी। विपक्ष की बहुत सारी कमजोरियां हैं, आप चाहे जिसकी भी दुहाई दे ले, लेकिन विपक्ष की बहुत सारी कमजोरियां हैं। हमारे साथ संदीप चौधरी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, राजनीति जो है वो हमने देखा है, एक वक्त ऐसा भी था कि सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई राजनीति हुआ करती थी, ऐसी राजनीति जो जन कल्याण की होती थी और सामाजिक समस्याओं की होती थी। अब ये राजनीति में मैं देखती हूँ कि करप्शन एक ऐसा मसला है कि ये देखा जाता है कि अच्छा करप्शन इस फलाना पार्टी का है, करप्शन इस फलाना पार्टी का है, और फिर ओपिनियन बनाए जाते हैं। और मुझे लगता है कि पब्लिक पे भी शायद इसका बहुत ज़्यादा गंभीर असर नहीं पड़ रहा है। संदीप जी, किस तरह से देखते हैं, एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा करप्शन? अगर धीरज साहू के ही केस को देखें, कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है इन विशेष राज्यों में जहां पर छापेमारी हुई है। देखिए नेहा जी, मुद्दा बड़ा है, चर्चा बड़ी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। धीरज साहू के घर से इतना कैश का मिलना एक सवाल खड़ा करता है, और सवाल खड़ा हुआ है इसीलिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि देश के अंदर क्या धीरज साहू एक सिंगल पर्सन है,
क्या ऐसा दूसरी पार्टियों में इस तरीके के लोग नहीं हैं, या हमारी जांच एजेंसियों को केवल विपक्ष के घर ही इस तरीके का पैसा या काला धन कहिए मिलता है? तो क्या आप इसको जुड़े हुए लोगों से कॉन्स्पिरेसी नहीं कह रहे हैं? इज दिस अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट कांग्रेस या धीरज साहू? मैं नेहा जी आता हूं इसी बात पे। हकीकत यह है कि आज की तारीख में जो एजेंसियां हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि देखिए हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन लोग हैं जो माइनिंग के क्षेत्र में, माइनिंग वाले के यहाँ से आप अगर कोशिश करेंगे तो कैश बरामद हो जाएगा। पेट्रोलियम क्षेत्र में जितने बिजनेसमैन हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो उनके घर से कैश बरामद हो जाएगा। इसी तरीके से ये शराब कारोबार है, शराब के कारोबारियों के यहाँ से आप जितना मर्जी कैश बरामद कर सकते हैं, चाहे वो सत्ता के लोग हों, चाहे वो विपक्ष से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं, अगर वे चंदा नहीं देते आप उनके यहाँ छापे लगवाइए, पैसा निकल के आएगा। और भी इस तरीके की कई फील्ड है जिसमें कैश का काम होता है और लोगों के घर भरे पड़े हैं। हम लोग चूंकि इस तरीके के फील्ड से, राजनीति से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमारा इंट्रोडक्शन होता है, मुलाकातें होती हैं। लोग गाड़ियां नोटों की भर के घूमते रहते हैं, उनके काम नहीं हो रहे कि फाइल पास कराने के लिए कि गाड़ी कहाँ उतारनी है, कहाँ लोड करनी है, बहुत बुरा हाल है। तो हकीकत ये है जिस तरीके से, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण भी कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान आना, एक नेता के घर से ऐसा पैसा मिलना, आप उसको नेता कहें, नेता से पहले एक्चुअली वो लोग कारोबारी हैं। और कारोबारी भी इतने बड़े नहीं है जितने अडानी हैं, अंबानी हैं, बिरला ग्रुप है, या डालमिया है, या फिर और भी कई ऐसे घराने हैं जो माइनिंग के क्षेत्र में या जिनके सोने के मकान बने हुए आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ये राजनीति से ओतप्रोत है। लेकिन हाँ, राजनीति के साथ भी मैं ये मानता हूं अगर इस तरीके के लोग पकड़े जाते हैं तो ये एक खुशी की बात है, राजनीति में एक अच्छी शुरुआत है। क्योंकि सत्ता तो देखिए बदलेगी, सत्ता कल कांग्रेस के हाथ भी आएगी, और जिस दिन कांग्रेस के हाथ सत्ता आएगी तो मुझे लगता है उस वक्त जो पार्टी आज सत्ता में है फिर उनके भी जो ऐसे भामाशाह है उनके यहाँ भी छापे पड़ेंगे, और ये चीज छुपी और दबी नहीं रह सकती, ये चीज बाहर निकलेगी और मुझे लगता है निकलनी भी चाहिए। लेकिन हाँ, जिस तरीके से 2024 का चुनाव है, अगर आप उसको बेस मानकर सारी प्रक्रिया कर रहे हैं तो देखिए ये ना केवल एक विपक्ष के साथ बल्कि जनता के साथ भी धोखाधड़ी है। जिस तरीके से आपको आईना दिखाया जाता है लेकिन आईने पे धूल जमी हुई है, तो आप अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते। तो पब्लिक को जिस तरीके से आज मीडिया सबसे बड़ा प्रचार का माध्यम है। पहले क्या होता था, नेता गांव गांव घूमते थे, झंडे बैनर लेके घूमते थे, वो अपने लाउड स्पीकर से बोलते थे। आज की तारीख में उन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं रह गई है, क्योंकि मीडिया जो हमारे टीवी चैनल है, ये समझिए आप 24 आवर्स प्रचार कर रहे हैं, चाहे तो विपक्ष में कर रहे हैं किसी के, चाहे किसी के पक्ष में कर रहे हैं। तो इससे इमेज पर फर्क पड़ता है। हालांकि आज की तारीख में जो जनता है वो इस तरीके की सोच अपनी डेवलप कर चुकी है, उन्होंने टीवी चैनलों की डिबेट्स पर विश्वास करना छोड़ दिया है, नेताओं की बातों पर पहले से विश्वास करना छोड़ चुके हैं। क्योंकि देश के इतने प्रधानमंत्री हुए नेहा जी, 2 पैनलिस्ट भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, इतने भी पुराने प्रधानमंत्री हुए, उन सब की तरफ आप हो जाइए, उन सब के मिला के भी आप मुझे 4 झूठ नहीं गिना पाएंगे। और मैं अकेला मौजूदा प्रधानमंत्री के अगर झूठ गिनाने पे आऊं तो सुबह से शाम कर दूंगा, फहरिस्त खत्म नहीं होगी। तो आज की तारीख में मुझे लगता है झूठ को थाली में सजाकर परोसा जाता है और जनता का पागल बनाया जाता है। जी, तो मौजूदा जो भारत है यहाँ पर राजनीति इस रूप में अब दिख रही है कि किसी भी पद पर आसीन कोई व्यक्ति है तो उस पर झूठ बोलने के आरोप लगते हैं, और कई जो है इसके तथ्य भी पेश किए जाते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कहा तो ये कैसे झूठ कहा था। हेमंत जी, मैं आपसे ये समझना जी एक मिनट जी जी, झूठ से तात्पर्य ये है कि आपको भी मालूम है, आप भी धरातल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप चंडीगढ़ में रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं, लेकिन और जो साथी बैठे ये भी जुड़े हुए हैं, पब्लिक भी जुड़ी। आप ये बताइए, आप विकासशील भारत को अगर विकसित भारत कहने लगेंगे तो क्या हम लोग विकसित हो गए? क्या हम जापान के बराबर आ गए? क्या हम अमेरिका के बराबर आ गए? अगर आप हिंदुस्तान को विश्व गुरु कहने लगोगे तो क्या हम हकीकत में विश्व गुरु बन गए? अगर आप हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग का हब कहने लगोगे तो क्या हम हकीकत में मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गए? हम हैं कहाँ? हम स्टैंड कहाँ करते हैं? हकीकत क्या है? हकीकत क्या है नेहा जी, आज भी जिसके घर में बच्चा पैदा हो जाता है
वो ये सोचता है मेरे बच्चे का दाखिला कैसे होगा, किस स्कूल में होगा। मतलब वो यूकेजी एलकेजी के लिए सोचता है किसकी शोर सिफारिश लगाऊं। बिल्कुल। तो क्या हम विकसित भारत हो गए? आदमी पढ़ने के बाद ग्रेजुएट हो जाता है, उसको दोनों तरफ से टेंशन हो जाती है। हमारे देश का युवा टेंशन में मर रहा है। पीछे से माँ बाप की एक उम्मीद है कि बेटा नौकरी पे लग जाए और नौकरी मिल नहीं रही है। क्या हम विकसित भारत हो गए? जी, लेकिन मैं इतने हमारे वापस करप्शन के मुद्दे पर आना चाहूंगी। करप्शन के मुद्दे पर आना चाहूंगी। हेमंत सर, क्या जो करप्शन का मुद्दा है, क्या कांग्रेस पर ये दाग लग चुका है? अगर यूपीए 2 की अगर हम बात समझे, जिस तरह से आरोप लगे, जनता में खासी नाराजगी देखी गई, और अब जब भी इस तरह का कोई वाकया सामने आता है, कोई वारदात सामने आती है, तो लोगों ने ये तय किया हुआ है कि कांग्रेस है तो करप्ट है। क्या ऐसी स्थिति आप देखते हैं और इसका पूरा का पूरा फायदा जो है बीजेपी उठाती हुई नजर आती है? नेहा जी, सबसे पहले बात गौर कीजिए कि बीजेपी चाह क्या रही है। बीजेपी चाह रही है कि इस देश पे कांग्रेस ही नहीं, जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनको राजनीतिक तौर पर तो शक्तिहीन किया ही जाए, उनको कंगाल भी बना दिया जाए। उनके पास न तो पैसा रहे न ही राजनीतिक ताकत रहे। दोनों स्तर पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है और ये इनकी सोची समझी रणनीति है कि देश को विपक्ष मुक्त बनाना है। पहले तो कांग्रेस मुक्त करते थे, अब वो चाहते हैं कि देश विपक्ष मुक्त हो और देश में एक दलीय शासन हो। और एक दलीय शासन का मतलब होता है कि तानाशाही। तो इस दिशा में वो बढ़ना चाहते हैं। तो आखिरकार ये सबको पता है कि इस देश में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें पार्टियां कैसे चलती हैं। पार्टियां चंदा से चलती हैं और चंदा कौन देता है? पैसे वाले लोग देते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों को अगर छोड़ दीजिए तो कम्युनिस्ट पार्टियां जनता से चंदा वसूलती है, वो 2-2, 5-5, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए चंदा वसूलती हैं। दूसरी जो सेंट्रिस्ट पार्टियां हैं वो निश्चित रूप से बिजनेसमैन के ऊपर निर्भर रहती है और बिजनेसमैन पैसा उनको देते हैं। ये सबके लिए, ये सब पर अप्लाइड है, किसी पर भी ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी इससे अलग है। बीजेपी तो ज्यादा बिजनेसमैन पर आश्रित पार्टी है और बिजनेसमैन ही इनको पालने पोसने वाले रहे हैं। तो ये चंदे पर नहीं पार्टियां चलती है। रही बात, अब इसको कैसे असंतुलित किया गया है कि जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए तो आपने उसमें कोई पारदर्शिता नहीं रखी है। सरकार को पता है कि कौन व्यक्ति उसमें पैसा लगा रहा है, लेकिन पैसा किसको जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। पर हेमंत सर, जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन सा जो उद्योगपति है वो किस पार्टी को चंदा दे रहा है। जनता को लगता है कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और ना ही जनता को इससे कोई लेना देना है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक लोकप्रियता के पैमाने पर कांग्रेस और बीजेपी को मुझे लगता है कि टटोल रही है। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है, लेकिन इस दाग को नहीं छुड़ा पा रही है। आपकी कोशिशें, अगर यूपीए 2 में एक के बाद एक घोटाले सामने आए और जनता में एक लहर देखी गई कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ, लेकिन असफलता क्यों बार बार कांग्रेस के झोली में गिर रही है? विद्रोही जी। नेहा जी, यूपीए 2 के दौरान कैग का दुरुपयोग कर कांग्रेस पर 2 बड़े आरोप लगाए गए, क्योंकि कैग अभी तक झूठ नहीं बोलती थी और कैग के जो ऑडिट को देश निष्पक्ष ही मानता आया था। उन्होंने कहा 2G के अंदर 1,82,000 करोड़ रुपए, कोल में 1,00,000 1,50,000 के करीब करोड़ रुपए प्रेजेंटिव लॉस, अनुमानित लॉस हो गया। जनता ने मान लिया कि वो पैसा खा लिया क्योंकि कैग की तरफ से आया था। वो प्रमाणित आरोप कांग्रेस पे चिपका और लोगों ने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस ने पैसा तो असफलता कांग्रेस की है। सुन लीजिए ना, बात तो सुनिए ना जी। पहली बार एक स्थिति आई थी, देश के सारे पूंजीपति एक हो गए और देश का सारा मीडिया एक हो गया और एक अचानक हमला बोलकर कांग्रेस को घेर लिया। 2 साल के अंदर सारा खेल हुआ, उसके बाद सत्ता बदल गई। सत्ता बदलने के बाद उस खेल को आगे बढ़ाया गया। तो कांग्रेस के हाथ से सत्ता भी छीन चुकी थी, साधन भी छीन चुके थे, परंतु धीरे धीरे जनता के सामने ये सत्य आ गया कि ये सब झूठ थे, क्योंकि मोदी ने जितना झूठ बोला था एक भी मुद्दा कोर्ट के सामने नहीं टिका, एक भी आरोप तय नहीं किए। आज देश की जनता ने पिछले 10 सालों के अंदर ये मान लिया, जो मोदी का तिस्लम बना था अंधभक्तों का, एक ईमानदार नेता का,
वो अब टूट गया, लोगों ने मान लिया कि ये झूठा व्यक्ति है। उदाहरण के रूप में इसका आचरण हेमंत जी ने कुछ बताए, मैं तो ताजा उदाहरण बताता हूं आपको 6 महीने पहले का, जिस अजीत पवार पर प्रधानमंत्री ने खुद कहा था ये 70 करोड़ हजार रुपए खा गया, 70,000 करोड़, किसी और ने नहीं लगाया, प्रधानमंत्री ने, और वो भी खुली सभा में, और आरोप लगाने के 3 दिन बाद उसी व्यक्ति को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। जिस छगन भुजबल को भ्रष्टाचारी कहकर ईडी ने लगभग 1.5 साल जेल में रखा हो, अब कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई आरोप ही नहीं है, सारी फाइल खत्म और कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी। तो मोदी जी के ये जो कुकृत्य हैं अब जनता के सामने आ चुके हैं। जो कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते थे भ्रष्टाचार के, अब उन भ्रष्टाचार के आरोपों को अंधभक्तों और गोदी मीडिया जो पूंजीपतियों द्वारा संचालित है उसको छोड़कर कोई नहीं मान रहा। और गोदी मीडिया की हालत संदीप जी ने बता दी, आज इन पर कोई विश्वास नहीं करता। पर हाँ, फिर भी एक अंधभक्तों की फौज जरूर खड़ी हो गई है, मैं स्वीकार करता हूं। तो कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और दुर्भाग्य से कांग्रेस के कार्यकर्ता लंबे समय तक सत्ता में रहे, वो संघर्ष करना नहीं सीख पाए। उसका कारण है कि कांग्रेस के अंदर जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, जो लगातार सत्ता काबिज रहे हैं, सत्ता भोग करते रहे, वो युवा पीढ़ी को स्थान नहीं दे रहे। अब कहीं ये हार गए तो इनको जबरदस्ती स्थान खाली करने पड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे मैं तो कहता हूं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हार भी कांग्रेस के लिए वरदान साबित होगी। कारण कि जो नेता सत्ता पर काबिज थे, जो किसी हालत में गद्दी को छोड़ने को तैयार नहीं थे, लाख कोशिशों के बाद भी मान नहीं रहे थे, अब इस हार के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। अब वो अपने आप किनारे लग जाएंगे, और जो नई पीढ़ी जिसको संघर्ष करना चाहिए, जिसको सड़कों पर रहना चाहिए, जिसको लगातार जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, वो पीढ़ी अब धीरे धीरे कांग्रेस में काबिज हो रही है, कांग्रेस के अंदर ताकतवर बन रही है। तो आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपने एक सवाल उठाया था कि पार्लियामेंट्रीज के ऊपर कोई कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही। मैडम, आंदोलन कर रही है, दिल्ली में हो रहा है, देश की हर राजधानी में हो रहा है, पर कोई दिखाता ही नहीं। आप सोशल मीडिया में जाइए, पर अगर दिखाता नहीं है, लेकिन चुनाव के नतीजों में वो भी नहीं दिखता, चुनाव के नतीजों में भी दिखता है। आप चुनाव के नतीजों पर आ जाइए, चुनाव में निश्चित रूप से हम हारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर अब की बार बहुत नैरो मार्जिन रहा है। अब तक ऐसा नहीं होता था। अब तक हम राजस्थान में हारते थे तो बहुत लंबा मार्जिन रहता था। मध्य प्रदेश के अंदर केवल 8% वोटों का मार्जिन है। वो हम भी आश्चर्यचकित है कि ये हो कैसे रहा है, और आप जानकर आश्चर्य होगी, भाजपा भी आश्चर्यचकित है ये हुआ कैसे। हम ही आश्चर्यचकित नहीं, आप निजी बात में भाजपा नेताओं से बात करके देख लीजिए जी। तो हम निश्चित रूप से चुनाव हारे हैं, पर कमजोर नहीं हुए हैं। इन 5 राज्यों का अगर आप वोट भी इकट्ठे कर लो तो तब भी हमको 4 करोड़ 92 लाख वोट मिली है, और भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिली है। अब भी हम 10 करोड़ 62 लाख न 10 लाख 62 हजार वोट भाजपा से ज्यादा पाए हैं। हार कर भी हमारी ताकत कमजोर नहीं हुई है, ये हमें संतोष है। ये जो पुराने सत्तालोलुप नेता थे, अब ये हट रहे हैं, ये धीरे धीरे इनको किनारे लग रहे हैं। चलिए देखेंगे कि कांग्रेस में कितना परिवर्तन आता है, कितने जो अपने आप हो रहा, 3 राज्यों में तो हो गया ना, बिल्कुल सामने है, 3 राज्यों में तो हो चुका। आज की बैठक, और लास्ट बात, आज की जो इंडिया अलायंस की बैठक है, उसके बाद बहुत सी स्थितियां साफ होंगी, और जब हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम देखेंगे कि क्या निकलकर सामने आता है। बड़ी अपेक्षाएं हैं। मैंने यही कहा है कि आज की बैठक के बाद बहुत सी स्थितियां साफ होगी, मैंने यही कहा है। चलिए, डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष मजबूत हो, यही जो है किसी भी एक निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकार की यही एक जो है अपेक्षा रहती है। लेकिन संदीप जी से समझ लेना चाहूंगी। संदीप जी, धीरज साहू के बारे में एक और जो फैक्ट है वो ये कहा जा रहा है कि वो जन कल्याण के भी बहुत सारे काम करते हैं, बहुत जगह जो है दान दक्षिणा ये देते हैं, स्कूलों अस्पतालों में ये ऐसा कुछ करते हैं। तो क्या अभी भी भारत में किसी ऐसे नेता की जो स्वीकार्यता है बनी हुई है कि उसका करप्शन वो करता है वो सही है, लेकिन वो जो उसके सामाजिक दायित्व हैं उसका निर्वहन भी करता है? क्या आप देखते हैं कि इसका फायदा धीरज साहू को मिल जाएगा? छोटी सी टिप्पणी।
देखिए नेहा जी, धीरज साहू की अगर हम बात करते हैं तो जो भी इस तरीके के बिजनेसमैन हैं, जो शराब कारोबारी है, या मैंने बताया था जो माइनिंग के क्षेत्र में है, तो जहां इस तरीके के काम होते हैं वे वहां पर गरीब लोगों के लिए इस तरीके की मदद करते हैं, उनकी शादी ब्याह भी करवाते हैं गरीबों की, वो सब चीजें हैं। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी, आपने कहा कि कांग्रेस हारी और बीजेपी जीती है 3 राज्यों में। देखिए मैंने कहा था कि मीडिया एक प्रचार का भी काम करती है। आप मुझे ये बताइए नेहा जी, केरला में क्या बीजेपी की सरकार है? केरला में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में बीजेपी नहीं है, बिहार में बीजेपी नहीं है, बंगाल में बीजेपी नहीं है, आपके पंजाब में बीजेपी नहीं है, दिल्ली में बीजेपी नहीं है, हिमाचल तो में बीजेपी ये नहीं है। सब प्रचार तंत्र का, ये सारा फायदा जो है प्रचार तंत्र का। संदीप जी, एक लाइन में मैं हेमंत जी से समझ लेना चाहूंगी कि हेमंत सर, क्या धीरज साहू जैसे नेता जो है, जो रॉबिन हुड की तरह भी कहा जा सकता है कि रॉबिन हुड का भी एक किरदार निभाते हैं, क्या स्वीकार्यता अभी भी बनी हुई है? हेमंत जी, एक लाइन में टिप्पणी। देखिए नेहा जी, जो कोई कंपनी अगर सीएसआर एक्टिविटीज करती है तो उसको वो रॉबिन हुड वाली बात तो है नहीं। अब मान लीजिए हजारों करोड़ की जो कंपनी, शराब की कंपनी चलाने वाला परिवार है, अगर सीएसआर एक्टिविटीज करता है तो उसको वो रॉबिन हुड वाली बात नहीं है, वो सीएसआर एक्टिविटीज की बात मैं समझता हूँ शायद वो कर रहे थे कि हमारा परिवार जो है वो जो जन सरोकार के जो काम है उसमें भी सहयोग करता है। तो ये सभी कंपनियां सीएसआर एक्टिविटीज करती हैं, जो देश का बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है वो भी करता है, और इसका कोई फायदा नहीं भी करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना इसका फायदा नुकसान का कोई इससे मतलब नहीं है इसका। जी, लास्ट कमेंट कर दूं नेहा जी, अगर समय हो तो। ठीक है, एक लाइन जी। 1 महीने में पता चल जाएगा, अगर भारत की इनकम टैक्स विभाग धीरज साहू और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने में अक्षम रहा, तो देश की जनता अपने आप मान लेगी ये पॉलिटिकल स्टंट है। और यदि कार्रवाई, लेकिन इसको प्रचारित करना पड़ेगा, विद्रोही सर, इसको कांग्रेस को इसको प्रचारित करना पड़ेगा। सहमत हो हेमंत जी आपकी बात से। और ये जो बुजुर्ग नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, उनकी जगह युवाओं को जगह देनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया, इसलिए बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और अब मैं अनुरोध करना चाहती हूँ अपने दर्शकों से कि आप कृपया हम तक अपना फीडबैक अवश्य पहुंचाते रहें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद।